हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले कई वीडियो में आप लोगों को समास बता रही हूँ और आज भी मैं समास ही बताने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से समास समझ में आ जाए। आज मैं आप लोगों के लिए द्विगु समास को लेकर के आई हूँ। द्विगु समास, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी यह समास जो है आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि समास का मतलब भले ही संक्षिप्त होता है, लेकिन समास संक्षिप्त नहीं है। इसको हमें विस्तार से समझना पड़ता है, तभी हम इसके बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं, अन्यथा नहीं। तो आइए हम लोग द्विगु समास को देखते हैं कि द्विगु समास किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है। देखिए, सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु, ठीक है। अर्थात जिसके पूर्व में संख्या दिखाई दे रहा हो, यानी जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। देखिए, द्विगु कहने से ही पता चल जा रहा है कि द्विगु समास का मतलब क्या है। द्विगु में द्वि संख्यावाचक शब्द है, तो इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि इसके नाम में ही संख्यावाची शब्द है, इसका नाम ही संख्या से शुरू हो रहा है। तो इसका जितना भी समासिक पद होगा वह सब जो है पूर्व में संख्यावाची होगा। यही इसकी पहचान है। यही क्या है, इसकी पहचान है। जैसे त्रयाणाम फलानाम समाहारः, त्रयाणाम फलानाम समाहारः त्रिफला, यानी तीन फलों का समूह त्रिफला। देखिए, इसके पहले पद में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और दूसरे पद में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, और लास्ट में हम समाहार लिखे हैं, यानी तीन फलों का, इसलिए हम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगाए हैं। तीन फलों का समाहार का मतलब समूह, ठीक है। हम लोग अगला उदाहरण देख रहे हैं। पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम, पंचपात्रम। आप देख रहे हैं कि यहाँ त्रिफला में त्रि संख्यावाची शब्द है, यहाँ पात्रम में जो है क्या है, पंच संख्यावाची शब्द है। यानी त्रिफला में त्रि और पंचपात्रम में पंच जो है संख्यावाची शब्द है। इस कारण यह द्विगु समास का उदाहरण है। अगला उदाहरण है पंचानाम मुखानाम समाहारः, पंचमुखी। क्या हो जाता है, पंचमुखी। ऐसा कहा जाता है कि पंचमुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी महादेव, इस तरह से कहा जाता है। यानी पांच मुख वाला रुद्राक्ष, पांच मुख वाले महादेव, ऐसे कहीं पर मतलब जैसे मूर्ति है या कोई रुद्राक्ष है या कोई ऐसा चीज है जिसको पांच मुख है, तो आदमी कहता है कि वह पंचमुखी है। तो उसका समास विग्रह इसी तरह से होता है, पंचानाम मुखा नाम समाहारः, पंचमुखी, पांच मुखों का समूह पंचमुखी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास के तीन भेद हैं। द्विगु समास के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। तद्धितार्थ द्विगु, उपपद द्विगु और समाहार द्विगु। देखिए, तद्धितार्थ द्विगु में
जो पद होता है तो उस पद के अंत में तद्धित प्रत्यय लगा होता है और उपपद में एक उपपद होता है और समाहार में समूह दिखाया जाता है। यही है 3 भेद। हम लोग एक एक को समझेंगे। तद्धितार्थ द्विगु, इसके अंत में तद्धित प्रत्यय लगा होता है। जैसे पंचाभिः गुभिः कृतः पंचगु, पंचाभिः गुभिः कृतः क्या हो गया? पंचगु। 5 गायों से खरीदा गया पंचगु, क्या कहलाया? पंचगु। अब देखिए ससुराम मातृणाम अपत्यम पुमान् षड् मातुरः, षड् मातुरः 6 माताओं का पुत्र षड् मातुरः। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पंचगु और षड् मातुरः तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द हैं, इसलिए यह तद्धितार्थ द्विगु का उदाहरण है। और एक बात यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यह द्विगु कैसे है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं पंचगु, पंच पूर्व पद संख्यावाची है, यहाँ पर भी षड् संख्यावाची है यानी 6 जिसका अर्थ निकलेगा। तो इस तरह यह द्विगु समास का उदाहरण है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपपद द्विगु, संख्यावाची विशेषण विशेष्य के बाद यदि कोई शब्द आता है तो उसे उपपद कहते हैं और उसके साथ जो समास होता है उसे उपपद द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंच गावः धनम यस्य, पंच गावः धनम यस्य पंचगौधनः, 5 गाय हैं धन जिसके यानी पंचगौधन। पंच हस्ता प्रमाणम यस्य पंचहस्त प्रमाण, 5 हाथों का प्रमाण वाला पंचहस्त प्रमाण। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों में पंच और यहाँ भी पंच, दोनों में पहला पद जो है क्या है? संख्यावाची है। दोनों में पहला पद क्या है? संख्यावाची है। और यहाँ देखिए संख्यावाची विशेषण का विशेष्य जो है क्या है? गाव है। यह विशेष्य क्या है? गाव है। और यहाँ पर विशेष्य क्या है? हस्ता है। लेकिन इनके बाद यहाँ पर धनम उपपद के रूप में आया है और यहाँ पर प्रमाणम उपपद के रूप में आया है, इसलिए ये उपपद हो गए, इसीलिए इन्हें हम उपपद द्विगु समास कहते हैं। आगे देखिए, समाहारः द्विगु, इसमें समूह का अर्थ प्रकट होता है। इसके दोनों पद षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होते हैं। समास होने पर पूरा पद एक वचन में हो जाता है, चाहे लिंग कोई भी हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, लेकिन एक वचन में ही होगा। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहार, त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और यहाँ देख रहे हैं समस्त पद में इसका पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है। इस तरह यह समाहार द्विगु का उदाहरण है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, त्रिभुवनम, 3 भुवनों का समूह त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह त्रिभुवन। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और समाहार से समूह का बोध हो रहा है। इस तरह यह समाहार द्विगु समास का उदाहरण है। इसका पूर्व पद देख रहे हैं संख्यावाची है। इस तरह से साफ पता चल रहा है कि यह द्विगु समास का उदाहरण है। पंचानाम बटानाम समाहार, पंचवटी, 5 बटों, बट माने क्या होता है? वृक्ष, 5 वृक्षों का शब्द।
बट माने वृक्ष होता है, इसे बरगद का वृक्ष के लिए बट आता है, तो 5 उस तरह के वृक्ष यानी बरगद के वृक्षों का समूह पंचवटी। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी त्रि, यहाँ भी त्रि, यहाँ पंच, यहाँ अष्ट, सभी जो है संख्यावाची हैं, यानी सबका जो है पहला पद संख्यावाची है। अगला उदाहरण देखिए, त्रयाणाम फलानाम समाहार त्रिफल, 3 फलों का समूह त्रिफला। यहाँ देख रहे हैं त्रि जो है संख्यावाची शब्द है, इसलिए द्विगु समास का उदाहरण है। और यहाँ पर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और समाहार से समूह का बोध हो रहा है, इस तरह यह समाहार द्विगु का उदाहरण है। सप्तानाम ऋषिणाम समाहार सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह क्या हो गया? सप्तर्षि, यानी सप्तानाम ऋषिणाम समाहारः, इस तरह से हम विग्रह करेंगे और समासिक पद क्या होगा? सप्तर्षि। पंचानाम अमृतानाम समाहार पंचामृतम, पंचामृतम 5 अमृतों का समूह पंचामृत। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी को यह द्विगु समास जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।